आज का मेरा टॉपिक बेटा गिब्स वर्कशीट में फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड है। फर्स्ट एमसीक्यू में स्टार्ट करूं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 1 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा आ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, मतलब अब आपको डायरेक्शन बता रही है 6 मीटर नॉर्थ, देन 8 मीटर ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, अगर मैं आपसे डायरेक्शन आपसे पूछूं तो देखिए ना, मुझे जवाब देंगे। ये रही डायरेक्शंस मेरे पास। टॉप पे हमेशा नॉर्थ, बॉटम पे साउथ, लेफ्ट पे वेस्ट, राइट पे ईस्ट। अच्छा, अब उसने आपसे कहा 8 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉ भी करेंगे, देखिएगा 8 मीटर नॉर्थ की तरफ आया, ये रहा। देन उसने कहा 8 मीटर ईस्ट, सॉरी 6 मीटर नॉर्थ था, मिस्टेक करी मैंने। ये रहा 6 मीटर नॉर्थ। देन आपसे कहा 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट का मतलब राइट पे जा रहा है 8 मीटर। और देन उसने कहा वर्टिकली अपवर्ड। बेटा वर्टिकली अपवर्ड का मतलब यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। अब अगर जैसे आपको स्क्रीन पे डॉट बना हुआ नजर आ रहा है, एक डॉट स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये वर्टिकली अपवर्ड कहलाएगा। अब ये तीन अलग अलग डायरेक्शन में हो गई। तो मैं अगर इस सवाल को करने का आसान तरीका बताऊं तो आसान तरीका जरा सुनिएगा। इसमें से एक को कंसीडर कीजिए एक्स, एक को कंसीडर कीजिए वाई, और जो तीसरा वाला नजर आ रहा है इसमें से तीसरे वाले को कंसीडर कीजिए जेड। ये इसका आसान तरीका हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे आपसे कहा कि व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, आपसे कहा गया डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, रूट लगा के एक्स का स्क्वायर, फिर हो जाएगा वाई का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा मेरे पास जेड का स्क्वायर। मतलब अब आप मुझे बताइए एक्स कौन है, तो आप बोलेंगे सर एक्स में 6 है, वाई में 8 है, और जेड में मेरे पास 10 है। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर लीजिए बेटा। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और 10 का स्क्वायर होगा 100। अब जब आप इन सबको प्लस करेंगे बेटा तो आंसर आएगा 200। जबकि 200 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 100। बेटा ये बात आप तमाम लोगों को पता होगी, रूट से बाहर वही आता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे 100 का परफेक्ट स्क्वायर मुझे पता है, 100 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 10 है। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 10 रूट से बाहर आ जाएगा। जबकि रूट के अंदर जो बचेगा वो 2 बचेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10√2। तो एमसीक्यू नंबर 1 तो अब आपके लिए आसान हो गया होगा। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा आप पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ, यानी वो ओ से स्टार्ट हुआ, ये रहा, मैंने इसको मेंशन करके दिखाया कि सर वो ओ से स्टार्ट हुआ है। देन वो कहाँ गया, मूव टूवर्ड्स ए, यानी वो यहाँ से ए की तरफ गया, राइट। मूव्स अलोंग द, देन मूव्स अलोंग द ए बी, अब वो ए बी पे मूव कर रहा है। और आगे लिखा हुआ है स्टॉप्स एट बी, यानी बी पे उसने एंड कर दिया। अब आप मुझे बताइए, उसने आपसे मांगी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंड हुआ। बेशक अब वो ऊपर गया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इस तरीके से। मैं अगर बना के भी इसको दिखाऊं तो देखिएगा, ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से ऐसे कर्व आया। बेशक यहाँ पर आया होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो ये स्ट्रेट इस तरीके से बना हुआ है। तो अब मुझे बताएं, ये जो बना हुआ नजर आ रहा है, क्या ये इसका रेडियस नहीं है? आप बोलेंगे यस सर, ये इसका रेडियस है। जबकि रेडियस मुझे नजर आ रहा है, रेडियस नजर आ रहा है कितना मीटर, 100 मीटर। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना मीटर होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा मेरे पास 100 मीटर। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी अब आपके लिए आसान हो गया होगा कि सवाल किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान होगा। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन is the limit of the acceleration is the limit of the average acceleration as time tends to zero is given by। ज्यादा लंबी नहीं करते, टू द पॉइंट में आपसे बात करूंगा। उसने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मांगी है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पहली बात, ये बात तो आप सबको ही पता है क्योंकि ऑलरेडी आपको लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, पर्टिकुलर पॉइंट। जबकि एक्सेलरेशन की अगर आप बात करोगे बेटा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन अपॉन टाइम है। ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन पॉसिबल है क्योंकि ये वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे ख्याल में तो सवाल अब आपके लिए इंतहाई आसान था क्योंकि आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मांगी। और ये भी याद रखिएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के अंदर जब भी आप टाइम कंसीडर करते हैं, जो लिमिट अप्लाई करते हैं, वो टाइम टेंड्स टू जीरो है। अब जो ईकेट वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता होता है, एमकेट वालों के लिए ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वरना फिर बात बिला वजह आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है।
राइट, 20 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी डैश। बेटा अब उसकी वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो इसका मतलब उसमें बॉडी में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब आपकी जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो जीरो है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आपने पढ़ा है ना एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। अब एमसीक्यू नंबर 5 की बेटा बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा द रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज डैश। तो बेटा रिटार्डेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी। ये बात तो आप तमाम लोगों को पता होगी, जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ बेटा। रिटार्डेशन का मतलब है डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इसकी एक्सेलरेशन जो मैंने रिटार्डेशन की वैल्यू, तो अक्सर रिटार्डेशन की वैल्यू को नेगेटिव साइन के साथ भी लिखा जाता है। अगर आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू ऐसे आ रही है ना -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब वो एक्सेलरेशन नहीं हो रही बल्कि डिसेलरेशन हो रही है। एमसीक्यू नंबर 5 भी आसान था, सिंपल डेफिनेशन वाला सवाल था। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6 पढ़ेंगे। कंसीडर एन एक्सेलरेशन, velocity and displacement of a tennis ball as it falls to the ground and bounce back. Direction of these changes in the process. अब कहना क्या चाह रहा है, बात अगर मैं आपको समझाऊंगा उस बात को समझिएगा भी जरा, क्योंकि सवाल बड़ा ही इंतहाई आसान सा सवाल है। आपने अगर बॉल को ड्रॉप किया, अब आपकी बॉल डाउनवर्ड आ रही है, राइट। डाउनवर्ड आ रही है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, जबकि क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है तो इसकी वेलोसिटी भी बेटा डाउनवर्ड ही होगी। और ग्रेविटी जो होगी, ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन जो है वो भी डाउनवर्ड होगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी, जब बॉल अगर जमीन की तरफ आ रही है तो तीनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन जब ये बॉल बेटा जमीन से हिट करेगी, जमीन से हिट करके यहाँ से जब वापसी ऊपर जाएगी कुछ इस तरीके से, अब जब ये वापसी ऊपर जा रही होगी, तो अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो गई, वेलोसिटी भी अपवर्ड हो गई, जबकि ग्रेविटी तो अभी भी डाउनवर्ड ही होगी। क्या ग्रेविटी अपवर्ड होगी? आप बोलेंगे सर नहीं, ग्रेविटी तो अपवर्ड नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ सर, जो जिस चीज की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसने यही कहा ना एमसीक्यू में, क्या कहा हुआ था, डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज चेंज इन द प्रोसेस, मतलब किसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप करेक्ट जवाब लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो मेरे ख्याल में तो जवाब आप समझ में आ गया होगा एमसीक्यू नंबर 6 का, कि भाई डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, जबकि ग्रेविटी की डायरेक्शन सेम रहेगी जो डाउनवर्ड है। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद 7 नजर आ रहा है, 7 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 7 में आपसे कहा, तो रीड करते हैं। A particle goes from x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 1 मीटर। और आगे फिर वही दूसरी वैल्यूज बता रहे हैं, तो इसमें से जो पहले वाली वैल्यू नजर आ रही है ये आपका इनिशियल कहलाएगा, जबकि जो बाद वाली वैल्यूज नजर आ रही है बेटा वो आपका कहलाएगा कौन, फाइनल। तो मैंने इसको भी लिख के दिखाया कि जो पहले वाली वैल्यूज है वो इनिशियल है, जबकि जो बाद वाली वैल्यूज है वो फाइनल। और आपसे डिस्प्लेसमेंट मांगा। बेटा डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, बी में से ए को माइनस करते हैं, यानी बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कीजिए। अब आप एक काम करो, एक्स में से एक्स को माइनस करो, तो मुझे बताओ क्या आएगा। जवाब मुझे दीजिएगा। एक्स में से एक्स को माइनस करेंगे, देखिएगा 3 माइनस -2। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही है, आपने माइनस किया इसके साथ आई लिख दिया, प्लस अब जे वाले को माइनस कराओ जरा, जे सॉरी वाई वाले को माइनस कराओ, मतलब जे वाला वाई वाला ही कह रहा था, तो क्या बनेगा जरा इसको भी बताइएगा। तो आप बोलेंगे सर -1 -3, जबकि इसके साथ मैंने जे लिख दिया। और के वाले को माइनस कराओगे बेटा, अब के वाले को माइनस कराओ, मतलब जेड लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा मुझे जवाब दीजिएगा। तो आप बोलेंगे सर जेड वाले में नजर आ रहा है 4 -1, मतलब आपने एक जैसे वालों को माइनस करके दिखाया। बात मेरे ख्याल में समझ में आ रही होगी। अगर मुश्किल हो, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। कलर चेंज करते हैं इसका, ये रहा राइट। तो इससे माइनस करा आपने, एक्स को एक्स से, वाई को आप माइनस करेंगे वाई से, और जेड को माइनस करेंगे जेड से। तो तीनों को मैंने बारी बारी करके माइनस करके दिखा दिया। ये रहा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए बेटा। 3 बेटा माइनस माइनस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 5i।
अच्छा फिर अगर मजीद करेंगे -1 -3 तो ये हो जाएगा -4, इस तरीके से -4j, और फिर लास्ट वाला हो जाएगा +3k। तो मेरे ख्याल में आंसर आपके सामने बन रहा होगा बेटा, ये हो जाएगा 5i, ये एक प्लस है और एक ये माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा -4j और +3k। तो अब आपको ऐसा आंसर कौन सा वाला नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। अच्छा 5m लिखा हुआ है, m का मतलब यहाँ पे मीटर है, 5mi मतलब 5i नजर आ रहा है, 4j नजर आ रहा है और +3k नजर आ रहा है। करेक्ट जवाब आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल में तो आसान सवाल था, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछा गया। उसने कहा लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है उतना ही इक्वल आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे आसान करके अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी सी बात समझाते हैं। लेट सपोज आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई और दूसरे उसी पॉइंट पर आ गई, राइट। जबकि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, जो पाथ कवर किया है, ये सर्कल वाला है, और डिस्प्लेसमेंट तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे रुक गई। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। क्या दोनों पाथ बराबर हुए? आप बोलेंगे सर बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। सेकंड में लिखा हुआ है पैराबोला। पैराबोला इस तरीके से होता है। अब आप मुझे बताओ जहां से स्टार्ट हुआ जहां पे एंड हुआ, ये इसका पाथ हो गया, राइट। जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? आप बोलेंगे सर दोनों बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब पैराबोला भी नहीं होगा। बेटा वाहिद जो पॉसिबल है ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आर्क की बात कर रहा है, आर्क में भी ऐसा नहीं होता। आर्क कैसे बना हुआ है? आर्क कैसे बना हुआ होगा, राइट। ये आर्क बना हुआ है। अब इस आर्क में भी देखो आपका डिस्टेंस कुछ और, एक्चुअल पाथ कुछ और है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट होगा। तो मतलब इसमें भी आपका मैच नहीं करेगा। मैं अगर आपको डिटेल में करके बताऊं तो ये रहा आपका पाथ, जबकि ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे। बेटा वाहिद जो ऑप्शन पॉसिबल है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? अब आप देखो जो आपने पाथ कवर किया वही इसका शॉर्टेस्ट पाथ भी है, वही इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे ख्याल में आप ये बात समझ में आ गई होगी। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद एमसीक्यू नंबर 9 देखेंगे। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा, उस बात को एक्सप्लेन करते हैं बेटा। द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बना हुआ है, राइट। मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग। मतलब आपसे कहा गया नो फोर्स। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। बेटा अगर फोर्स आपकी जीरो है, जो फोर्स बनी हुई नजर आ रही है, मैं इसको मेंशन करके दिखाऊंगा, ये रहा मैंने लिखा। बेटा अगर आपकी फोर्स जीरो है, इसका मतलब जो आपकी एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन भी जीरो है। अच्छा कुछ बातें जरा इसमें याद रखिएगा। ग्राफ के अंदर कभी भी अगर आप ग्राफ बनाएं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और ग्राफ आपका अगर ऐसे बना हुआ है इस तरीके से, इसका मतलब होता है, अब इस ग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो ग्राफ पढ़िएगा, ग्राफ का एरो राइट की तरफ होगा क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता है। अब आप मुझे बताओ ग्राफ में टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ये ग्राफ कहलाता है ग्राफ रेस्ट का। मतलब आप देखो ना ग्राफ में सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा। मतलब आप एक जगह से, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आप 10 मीटर के फासले पे खड़े हैं, सही है। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, ना आप आगे हो रहे हैं ना पीछे हो रहे हैं, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट वही है। इसका मतलब आप किस में? रेस्ट पे। तो पहला ग्राफ तो मैंने रेस्ट का आपको बता दिया। बेटा सिमिलरली अब मैं आपको दूसरा ग्राफ बताऊंगा। दूसरा ग्राफ जरा देखिएगा। सेम ग्राफ अगर आप बनाते हैं हम दोबारा, ये ग्राफ भी मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान। बेटा अब अगर आप ये ग्राफ बनाओगे, ये ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन बना हुआ होगा, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना हुआ है, इसका मतलब ये ग्राफ होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। इसके बारे में मैंने लिखा, यानी ये ग्राफ जो नजर आ रहा है, ये ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो जीरो होगी। तो आप बोलेंगे सर यही तो चाहिए था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसने कहा ना नो फोर्स, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आप स्ट्रेट लाइन होगी। मतलब आप मुझे बताओ ए से बी तक नहीं होगा क्योंकि ए से बी तक तो कर बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी हुई। आप बोलेंगे बिल्कुल सर बी से सी तक तो वो रेस्ट पे होगा, ये तो रेस्ट को शो कर रहा है। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ नजर आ रहा है
वो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बेटा सी से डी नजर आ रहा है। आप अगर गौर से देखोगे डायग्राम में, सी से डी तक आपको स्लोप बना हुआ नजर आ रहा है, और ये स्लोप शो कर रहा है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी से लेकर डी तक। जबकि मैं आपको इसका ग्राफ का तीसरा वाला ग्राफ भी आपको बता देता हूँ, तीसरा ग्राफ किस तरीके से बन सकता है। अगर यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है, ये ग्राफ कहलाएगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ बॉडी की एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये अब इस तरह की बातें कुछ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक छोटे से एमसीक्यू के लिए मैं बहुत सारी बातें भी आपको शेयर करता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्या चीज आपको प्रैक्टिस में आनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 9 मैंने आपको करवाया। एमसीक्यू नंबर 10 देखिएगा। एमसीक्यू नंबर 10 में आपसे कहा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आपको ये तो पता ही होगा बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, इसको जब आप पुकारते हैं तो जिस नाम से पुकारते हैं वो कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। तो एमसीक्यू नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 11 में कह रहा है टू कार्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड v, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब दो कार्स आपके पास हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और दोनों की वेलोसिटी सेम। अब मैं अगर इनकी डायरेक्शन बना के दिखाऊं तो डायरेक्शन जरा देखिएगा, मतलब एक राइट की तरफ जा रही है तो एक लेफ्ट की तरफ जा रही है। अच्छा, दोनों की वेलोसिटीज के मैंने नाम लिखे, दोनों कार्स के नाम रखे। मैंने कहा भाई एक का नाम ए है और एक का नाम बी। तो एक की वेलोसिटी को कहा वी ए और एक की वेलोसिटी को कहा वी बी। बेटा वीबी की वेलोसिटी को वी से लिखा, जबकि वी ए की वेलोसिटी को माइनस वी से लिखा। आप बोलेंगे माइनस क्यों लगाया, तो सर अपोजिट डायरेक्शन नहीं है क्या, एक राइट पे जा रही है जबकि दूसरी वाली जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट पे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन। बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर में आपको पढ़ाया है। रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। दोनों वेलोसिटीज को माइनस करेंगे, वी ए की वैल्यू है मेरे पास, अब आप इसकी वैल्यू रख दो, या वी बी माइनस वी ए कर लो, क्योंकि प्लस माइनस का फिर फर्क आ जाएगा, आंसर मैच नहीं करेगा। इस तरीके से कर लो, वी बी माइनस वी ए एक ही बात होगी। वी बी की वैल्यू वी नजर आ रही है, बीच में माइनस लगाया, और वी ए की वैल्यू नजर आ रही है माइनस वी। अब आप मुझे बताओ, ये माइनस और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो v प्लस वी करोगे तो आंसर हो जाएगा 2v। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों बॉडीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एमसीक्यू नंबर 12 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 12 में क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 12 में आपसे कहा अ मैन इन अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज डैश। बेटा ये बात तो अब आप तमाम लोग को ही पता है कि अगर कोई शख्स कार में बैठ के जा रहा है इस तरीके से, अब जितनी स्पीड से ये कार मूव कर रही है, लेट सपोज कार भी मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप मुझे बताओ अगर कार 36 मीटर पर सेकेंड की 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो ये मैन भी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, 36 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से। भाई दोनों की स्पीड ही सेम होगी ना, कार अगर ऐसे चलेगी तो मैन की स्पीड भी कम है। अब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो बेटा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालोगे तो आप बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। दोनों वेलोसिटीज को माइनस करोगे बेटा, 36 में से 36 को माइनस करोगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है तो आंसर जीरो आएगा। तो मुझे बताओ दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो जीरो आ रही है, इसका मतलब आप ये कंसीडर करेंगे कि वो जो शख्स नजर आ रहा है वो कार के लिहाज से बेटा रेस्ट पे होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल में ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद 13 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे कहा अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। कैन हैव का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। बेटा याद रखिएगा, कभी भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस वक्त कांस्टेंट वेलोसिटी होगी नहीं, क्योंकि उस वक्त तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। पढ़ी है ना आपने बात कि भाई टेंजेंशियल वेलोसिटी है, डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही होती है इस तरीके से, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होगी, मतलब कभी भी सेम नहीं रहेगा। अच्छा, यानी सर्कुलर मोशन तो नहीं होता था, सिर्फ इलिप्टिकल के लिए भी इलिप्टिकल ऐसा होता है, ये मूव कर रहा है अगर इस तरीके से कर्व, ये इलिप्टिकल है।
इलिप्टिकल में भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी इलिप्टिकल में भी डायरेक्शन चेंज होगी वेलोसिटी की। बेटा पैराबोलिक में भी नहीं होगा, अगर ऐसे मूव कर रहा है जब भी नहीं होगा, ये पैराबोलिक कहलाएगा, इसमें पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, रेक्टिलिनियर पाथ, क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है। अगर स्ट्रेट मूव कर रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 13 के बाद एमसीक्यू नंबर 14। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल और बच्चों वाला सवाल। आपसे कहा गया मैन लीव हिज हाउस फॉर अ साइकिल राइड। एक शख्स है अपने घर से निकला, यहाँ से उसने चलना शुरू किया, साइकिल राइड के गया। ही कम्स बैक टू हिज हाउस आफ्टर एन आवर, यानी वो यहाँ से गया और चल फिर के यहाँ से वापसी आया, और टाइम आपको बताया गया 1 आवर। आप बोलेंगे चलें सर सही है, मान लेते हैं। आफ्टर कमिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, यानी उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1 किलोमीटर कवर किया है, ये बात आपको बता रहा है। अच्छा, आपसे बोला है एवरेज वेलोसिटी बताइए। बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, पता नहीं याद है नहीं याद, मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलेंगे सर जहां से स्टार्ट हुआ है ये तो एंड ही वहीं पर हो गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, जबकि टाइम 1 आ रहा है और जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कोई वेलोसिटी होगी नहीं, फिजिक्स कंसीडर ही नहीं करेगी, वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वो अलग बात है अगर वो आपसे स्पीड बोलता, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फिर तो आप बड़े आसानी से आंसर को कैलकुलेट कर सकते थे। तो एमसीक्यू नंबर 14 आपको करा, एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15 पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल एमसीक्यू नंबर 15। A particle moves along the sides AB, B2C and then C2D of a square। अब ये स्क्वायर है, मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ नजर आ रहा है, तो इसको कंसीडर करते हैं ये स्क्वायर ही है। 25 मीटर यहाँ बना दिया मैंने, ये भी होगा अल्टीमेटली 25 मीटर, और जबकि ये भी हो जाएगा मेरे पास कितना मीटर, 25 मीटर, मैंने इसको बना के दिखाया है 25 मीटर, राइट। अच्छा, मुझे कहा वेलोसिटी निकाली, तो आप बोलेंगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मुझे बताओ जहां से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट ए है, राइट, और जहाँ पे एंड हो रहा है वो पॉइंट बी है, मैंने बना के दिखाया। जबकि जहां से स्टार्ट हुआ जहाँ पे एंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो नजर आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट 25 होगा। ये डॉटेड बना हुआ नजर आ रहा है, जो डॉटेड यहाँ पे शो हो रहा है, ये डॉटेड मैंने आपके सामने बनाया बेटा, आपके सामने शो हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इसका 25 ही होगा। मसले की बात है, मुझे टाइम नहीं पता, मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। अब टाइम कैसे निकालूंगा जरा देखिएगा। उसने आपको कहा कि भाई वो जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे मूव कर कर आया है वहां तक की आपको वेलोसिटी बता रहा है। इनफैक्ट ये वेलोसिटी नहीं होगा बल्कि इसको स्पीड बोला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो अप्रोप्रिएट रहेगा बात। बेटा स्पीड का फॉर्मूला आपके पास है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, नीचे सॉल्व करता हूँ। राइट, स्पीड मुझे कितनी दे रहा है, ये रही स्पीड, मुझे स्पीड बता रहा है, मैंने स्पीड को मेंशन करा, आपके सामने लिखी हुई नजर आ रही है बेटा वैल्यू स्पीड की। स्पीड नजर आ रही है 15, डिस्टेंस जो नजर आ रहा है बेटा डिस्टेंस टोटल 25, 25, 25, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यकीनन आप मुझे जवाब देंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 75 होगा, और मुझे कौन चाहिए था, टाइम चाहिए था। टाइम ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास t इज इक्वल टू 75/15। अब आप उसको डिवाइड कीजिए बेटा, फिर टेबल पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं करना। नीचे तो होगा 5 3 15, ऊपर होगा 5 1 5, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 25। तो अब इसको मजीद डिवाइड करोगे बेटा, 3 1 3, 3 5 15। इसका मतलब बेटा जो टाइम आ रहा है वो टाइम आ रहा है मेरे पास कितना, टाइम को मैंने मेंशन किया 5 सेकेंड। अब आप यहाँ पे 5 रख दोगे बेटा, इसको डिवाइड कीजिए, 5 1 5, 5 5 25। इसका मतलब आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 5 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16 पढ़ेंगे। 16 एमसीक्यू तो खैर बहुत ही आसान सा एमसीक्यू है। आपसे कहा गया द फिगर shows the velocity time graph of a one dimensional motion, which of the following characteristics of the particle is represented by the shaded area। बेटा सबसे पहले तो कर्व देखिए, ये वेलोसिटी और टाइम कर्व है, और आपको ये बात याद होगी, पता नहीं याद है नहीं याद, मैं लिख के भी दिखाऊं आपको। एरिया अंडर द, मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ बेटा आप लोगों को, एरिया अंडर द
वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डैश, तो बेटा इसका आंसर होता है डिस्टेंस। यानी जो भी एरिया अंडर द कर्व आप निकालते हो बेटा, वो डिस्टेंस को शो करता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यानी डिस्टेंस कवर्ड। एमसीक्यू नंबर 16 भी आसान था। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद 17 पढ़ेंगे। 17 देखिएगा, 17 में क्या कहा। 17 में कह रहा है which graph represent the motion of a car that is traveling along a straight road with uniformly increasing speed। मतलब उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट। अगर यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन मौजूद है, राइट। अच्छा, ऑप्शन ग्राफ जो बी बना हुआ नजर आ रहा है, ये ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया, ये ग्राफ रेस्ट है, क्योंकि ग्राफ क्या बता रहा है, ग्राफ ये बता रहा है टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये तो रेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी बेटा ये ग्राफ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपकी जो एक्सेलरेशन है बेटा वो जीरो होती है, ये बात आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर ए और सी में से कोई हो सकता है। उसने कहा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड, मतलब आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपकी एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगी। बात जरा जहन में रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मैंने आपसे ये बात कही बेटा कि आपकी जो स्पीड है बेटा वो यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म इंक्रीज उसने खुद कहा हुआ है ना, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में पढ़ो ना, टाइम बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे जो आपकी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट नजर आ रही है। एक्सेलरेशन कम ज्यादा थोड़ी हो रही है, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म होगा। जबकि ग्राफ ऑप्शन नंबर सी अगर पढ़ोगे तो इसमें तो क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इसका मतलब वो ग्राफ ही आपका अप्रोप्रिएट नहीं, क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ने का मतलब यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो मेरे ख्याल में करेक्ट जवाब तक पहुंच गए होंगे आप लोग, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18। एमसीक्यू नंबर 18 में आपसे कहा, अब आपसे कहा गया बेटा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बताइए। आप बोलेंगे सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो इंक्रीज भी यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि उसने एक्सेलरेशन से पहले यूनिफॉर्म लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये शो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी से नहीं होगा क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, राइट। अच्छा, ऑप्शन नंबर अगर डी को देखोगे तो डी करेक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने का मतलब इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आपके सामने बेटा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज भी कैसी हो रही है, यूनिफॉर्म, क्योंकि कभी भी यूनिफॉर्म की बात होगी इसका मतलब हमेशा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा विद यूनिफॉर्म स्लोप। स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म स्लोप मतलब, अब पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें याद आ रही हो नहीं आ रही हो। बेटा अगर याद नहीं आ रही हो तो लेक्चर निकाल के लाजमी देख लीजिएगा कि मैंने इस तरीके का ग्राफ पढ़ाया हुआ है आपको, कि ये ग्राफ अगर इस तरीके से आप बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना हुआ होगा, इस ग्राफ में आप क्या कह रहा है वो बात समझिएगा कि भाई आपकी क्या बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। ये ग्राफ शो करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। अब ये तो बेटा बहुत ही बच्चों वाली बात है, क्योंकि अब आपके टेस्ट चल रहे हैं और टेस्ट में भी आप ये नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी हैरत की बात होगी। एमसीक्यू नंबर 18 आपको करवाया। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 19 में आपसे कहा इन द फॉलोइंग ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। बेटा डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का मतलब ये एरिया कैलकुलेट करना है आपको, राइट। अब ये एरिया आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो एरिया नजर आ रहा है। अब अगर इस शेप की मैं बात करूं आपको, ये पूरा एरिया निकाल के दिखाना है आपको। मैंने आपके सामने इसको हाईलाइट करके दिखाया। बेटा ये जो शेप बनी हुई नजर आ रही है ये कहलाता है ट्रेपीजियम। आप बोलेंगे यस सर इतना तो हमें याद है, ये शेप ट्रेपीजियम कहलाती है, आपने हमें पढ़ाई है ट्रेपीजियम के बारे में। बेटा ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस
हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स में कौन कौन सी, अगर मैं आपको सामने इसकी पैरेलल साइड्स को हाईलाइट करूं, तो पैरेलल साइड्स को जरा देखिएगा। इसमें से पहली पैरेलल साइड जो नजर आ रही बेटा, वो नीचे वाली नजर आएगी, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। ये रही एक साइड नीचे वाली पैरेलल, जबकि एक पैरेलल साइड बेटा ये ऊपर वाली, ये दोनों पैरेलल साइड है। इसके अलावा कोई और पैरेलल बता दो भाई। पैरेलल इसका मतलब होता है ना जिसके दरमियान डिस्टेंस सेम हो, ये पैरेलल लाइंस बनी हुई है। अब दोनों लाइंस की मुझे वैल्यूज बताइएगा, वैल्यूज कितनी कितनी है। तो आप बोलेंगे सर नीचे वाले की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है 30 तक जा रही है, मतलब 30 वैल्यू होगी। जबकि ऊपर वाली 10 से स्टार्ट हो रही है 20 तक जा रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 10 ही होगी ना। कैसे होगी वैल्यू, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। जबकि यहाँ वाली नीचे वाली वैल्यू में क्या होगा, 30 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू भी 30 होगी। तो आपने लिख के दिखाया हाफ। अच्छा बेस की जगह मैंने भी थोड़ी देर के लिए खाली रहने दी। सम का मतलब होता है बेटा, सम का मतलब है ऐड करना, दो साइड्स को ऐड करना है। एक साइड की वैल्यू इसमें 10 है जबकि दूसरी वाली साइड की वैल्यू 30। अच्छा अब जो बच जाएगा वो बेस होगा, इस बात को भी जरा ध्यान में रखिएगा। यानी ये वाली जो वैल्यू नजर आ रही है ये जो बच गई है, क्योंकि पहले साइड तो हो गई, अब जो वैल्यू बच गई वो उसकी बेस कहलाएगी। बेटा जरूरी नहीं कि बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, बेस वर्टिकल भी हो सकती है। तो ये इसको निकालने का तरीका था। मुझे बताओ बेस की वैल्यू नजर आ रही है कितनी, 10 नजर आ रही है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा। 2 और 10 को कैंसिल करेंगे तो 5 बचेगा। अंदर 10 और 30 को प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 40। और 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 4 20 और एक जीरो एज इट इज आ जाएगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरे पास ए, यानी 200 मीटर। मीटर्स में आंसर आएगा तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मेरे ख्याल में अब आपके लिए बात शायद आसान हो गई हो। मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया कि एरिया ट्रेपेजियम का कैसे निकालेंगे। एमसीक्यू नंबर 19 के बाद एमसीक्यू नंबर 20 क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 20 पढ़िएगा। एमसीक्यू नंबर 20 में कहा क्या बेटा, वो भी जरा पढ़ेंगे। उसने कहा आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज शोन इन द फिगर। मतलब आपने किसी बॉल को अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगी। मुझे बताओ जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो आप बोलेंगे सर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी कम होती हुई नजर आएगी। अब आप ग्राफ को पहचानिएगा जरा। मुझे बताओ जब वो अच्छा वो बॉल जब टॉप पे पहुंचेगी, मुझे इस बात का भी जवाब देना। टॉप पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यानी वेलोसिटी जब स्टार्ट होगी तो उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होते 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 बेटा बिल्कुल जीरो हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए में क्या हो रहा है, ए ग्राफ को अगर देखोगे तो ये कह रहा है टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और सिमिलरली ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, इस ग्राफ में भी ये टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। ए और डी तो आपने हटा दिए, सही। अच्छा ऑप्शन नंबर सी कुछ नजर आ रहा है कि सर टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन ये टाइम बेटा ग्राफ इस तरीके से नहीं होगा, ग्राफ इसी के आगे कंटिन्यू होगा। या तो ग्राफ यहाँ से आगे की तरफ जाएगा इस तरीके से, या तो ग्राफ यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। दोनों टाइम के ग्राफ, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा। मतलब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक साथ बननी थोड़ी चाहिए। ये तो दो दफा मतलब बॉल एक ही टाइम में ऊपर भी जा रही है एक ही टाइम में नीचे भी आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन सी को पढ़िएगा। जहां से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम। अब देखो इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने का मतलब ये है इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है, कम होते 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 आपकी वेलोसिटी बेटा एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, एक पॉइंट आपके पास आया जहां पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, वो पॉइंट मैंने मेंशन किया। इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, और फिर मजीद देखिएगा वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन वो वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, क्योंकि अब आपकी बॉल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मतलब आपकी बॉल पहले अपवर्ड जाएगी, फिर अपवर्ड जाने के बाद यही बॉल डाउनवर्ड भी तो आएगी, अब डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए वो ग्राफ की वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बड़ा ही टेक्निकल किस्म का सवाल था ये सवाल, तो अब आपको समझ में आया होगा, अगर आपने ग्राफ समझा होगा तो आइडिया हुआ होगा। वरना ये तो सवाल बड़ा ही टेक्निकल किस्म का सवाल कि भाई बॉल की जब आपने थ्रो करा तो उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम, जैसे ही नीचे की तरफ आएगी वेलोसिटी कम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो लेकिन नेगेटिव में बढ़ेगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। एमसीक्यू नंबर 20 आपको बताया। 20 के बाद एमसीक्यू नंबर 21। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे कहा, सवाल पढ़ते हैं। इफ द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कम हो रहा है, ये देखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कम हो रहा है। इसका मतलब ये कि वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब, अच्छा ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, क्योंकि उसने खुद का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब वो एक्सेलरेशन नहीं होगी, बल्कि वो कहलाएगी मेरे पास क्या, डीसेलरेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है डीसेलरेशन। तो एमसीक्यू नंबर 21 भी अब आपके लिए आसान हो गया होगा। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद 22 पढ़ेंगे बेटा। एमसीक्यू नंबर 22 में क्या कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 22 पढ़ते हैं। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डबल, द एक्सेलरेशन बिकम्स डैश। बेटा आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं, आपसे फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। मुझे बताओ अब अगर आपने फोर्स को डबल कर दिया, फोर्स को 2F करा है, तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी। करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 23। एमसीक्यू नंबर 23 में आपसे कहा कि फोर्स आपको दे रहा है 1 न्यूटन, राइट। मास आपको दे रहा है 100 ग्राम। 100 ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। और आपसे क्या मांग रहा है, एक्सेलरेशन मांग रहा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, सिर्फ बेसिक सी कैलकुलेशन आपके लिए है। फोर्स का आपने फॉर्मूला लगाया F इज इक्वल टू एम ए। बेटा फोर्स की जगह पे आ जाएगा 1, राइट। मास की जगह पे आएगा 0.1। एक्सेलरेशन चाहिए, 1 को डिवाइड करेंगे बेटा 0.1 से। 1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो बेटा कभी भी अगर आप 1 से डिवाइड करोगे, डेसिमल के बाद डिजिट देखना कितने नजर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर डेसिमल के बाद जो डिजिट नजर आ रहा है वो एक डिजिट नजर आ रहा है, तो ऊपर एक जीरो का इजाफा कर दीजिए। आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सिखाया मैंने आपको, जैसे मैं अब आपको एक दफा प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मैंने इस तरीके से लिखा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 0.01 लिखा। मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, आप बोलेंगे सर 2 डिजिट हैं, इसका मतलब आंसर इसका 100 हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर आपसे बोलूँ 1 डिवाइडेड बाय 0.001, अब मुझे बताओ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, आप बोलेंगे सर 3, इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1000 आंसर आएगा इसका। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये सवाल भी आपके लिए आसान हो गया। एमसीक्यू नंबर 24। 24 में आपसे कहा a mass of 10 kg, मतलब मास का मतलब m दे रहा है, एक्सेलरेशन मतलब a दे रहा है, और आपसे फोर्स मांग रहा है। बेटा ये भी कोई बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। आपसे फोर्स का फॉर्मूला कहा गया F इज इक्वल टू एम ए। बेटा मास आपको दे रहा है 10, एक्सेलरेशन भी दे रहा है 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100 न्यूटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 25। विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। तो बेटा फोर्स की जो डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है वो फर्स्ट लॉ में किया गया, याद है ना, कि फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। तो फोर्स को वहीं से डिफाइन किया गया है। और ये भी याद होगा बेटा, जो फर्स्ट लॉ है, इस फर्स्ट लॉ को आप पुकारते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आप बोलेंगे यस सर, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये भी आपको याद होगा बेटा इनर्शिया के बारे में, कि इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन होता है मास से, यानी जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है बात। तो एमसीक्यू नंबर 25 भी आपके लिए आसान है। एमसीक्यू नंबर 26 की बेटा बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 26 क्या है इसको भी देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 26 में आपसे कहा अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, मतलब एक फोर्स आपको दे रहा है, मतलब F1 दे रहा है। गिव्स एन ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली एक्सेलरेशन दे रहा है मतलब A1 बता रहा है आपको। और आगे आपसे कहा द फोर्स रिक्वायर्ड, फिर दूसरी फोर्स मांग रहा है मतलब F2 मांग रहा है। और दूसरी एक्सेलरेशन आपको दे रहा है मतलब A2 दे रहा है। अब आप तमाम लोगों ने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, राइट। अब आप अगर इनमें फोर्स का रेशियो लगाएंगे, मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिखा है F इज इक्वल टू एम ए। अगर ये F2 होगा तो ये 2 हो जाएगा, डिवाइड करा। और अगर ये F1 होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास A1, राइट। अब आप इसमें अगर कैंसिलेशन करेंगे तो कैंसिलेशन कर दीजिए। M से M हो गया कैंसिल, तो जो बचा वो क्या बचा, F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। अब इनमें से आपको बेटा जो जो वैल्यूज पता है वो यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे आपको F1 पता है, A2 पता है, A1 पता है, आप तमाम चीज़ों की वैल्यूज को पुट कीजिए। मैं वैल्यूज को रखूंगा, F2 अपनी जगह पे रहेगा, नीचे F1 की जगह पे आ जाएगा 12। A2 नजर आ रहा है, A2 की जगह पे आएगा मेरे पास 10।
और नीचे नजर आ रहा है A1, तो A1 की जगह पे आएगा 4। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 1 4, नहीं 2, सॉरी 2 की टेबल से होगा पहले तो, 12 को भी वहां लेकर आ जाइए, तो ये बनेगा F2 = 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 4, 4 3 12, तो ये बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10, और 3 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो एमसीक्यू नंबर 26 भी बड़ा आसान सा एमसीक्यू। 26 के बाद 27 के ऊपर आएंगे। एमसीक्यू नंबर 27 में क्या कहा? एमसीक्यू नंबर 27 में आपसे बोल रहे हैं कि एक बलून है, इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस नजर आ रही हैं, जिसमें से एक बता रहा है आपको वेट, ये रहा वेट आपको दे रहा है 9000 न्यूटन। अब थ्रस्ट यानी अपवर्ड फोर्स लग रही है, और साइडवेज फोर्स जो राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगती हुई नजर आ रही है। अच्छा, उसने आपसे कहा रिजल्टेंट निकालिए। अच्छा, रिजल्टेंट उसने मांगा है वर्टिकल कंपोनेंट का, ये बात उसने हाईलाइट करी कि वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए। वर्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो सर वर्टिकल इस तरीके से होता है, ये अगर ऐसे बना हुआ हो, इस तरह से फोर्सेस बनी हुई है, तो ये वर्टिकल है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो। इसका मतलब जो साइडवेज फोर्स है ये वर्टिकल फोर्स नहीं है। इसके साथ मैंने लिखा कि सर ये वर्टिकल फोर्स नहीं है। वर्टिकल फोर्स आपके पास दो है, एक 10,000 है, एक 9,000 है। अब आपको अगर इसका रिजल्टेंट चाहिए तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो अगर आप 10,000 में से 9,000 को अगर माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 1,000 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1,000 न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स। क्योंकि एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो इसलिए आपको ज्यादा में से कम को माइनस करना पड़ेगा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही होती है, मतलब दोनों डाउनवर्ड लग रही होती है, फिर आप दोनों को प्लस कर देते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। लेकिन यहाँ डाउनवर्ड लग नहीं रही, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड है, इसलिए आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। तो 27 भी आसान था। 27 के बाद एमसीक्यू नंबर 28। 28 पढ़ते हैं। 28 में क्या कहा? 28 में आपसे कहा कि मैं आपको जो चीज दे रहा हूँ वो फोर्स दे रहा हूँ, आपको मास दे रहा हूँ 2 kg, और आपको टाइम बताया जा रहा है 2 सेकेंड, और आपसे मांग क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पता नहीं अब आपको याद है नहीं याद, आपको पढ़ाया गया है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये तमाम लोगों ने बात पढ़ी हुई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। अब आप मुझे बताएं फोर्स क्या नजर आ रहा है आपको? तो आप बोलेंगे सर फोर्स की वैल्यू तो मुझे नजर आ रही है 4 न्यूटन। इसका मतलब यही तो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4। और आगे यूनिट लिखा हुआ नजर आ रहा है किलोग्राम S/2 यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर असल में न्यूटन के ही बराबर होता है। अगला एमसीक्यू नजर आ रहा है एमसीक्यू नंबर 29। 29 एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा एमसीक्यू, अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो अब आपसे कह रहा है टू इक्वल मासेस ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस एयर ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, सॉरी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसमें से एक जो वेलोसिटी नजर आ रही है, इस वेलोसिटी को मैंने कहा कि आपकी वैल्यू है v1, यानी मैंने इसको इस तरीके से लिख के दिखाया, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ बेटा। v1 = 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, राइट। दूसरा वाला जो नजर आ रहा है इसको मैं बोलूंगा v2, तो v2 मैंने लिखा है v2 = सर ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन इसके साथ मैंने साइन लगाया माइनस का। क्यों लगाया? तो आप खुद अपने पास ये बात समझिए कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए साइन माइनस का आना चाहिए। अच्छा, दोनों के मास सेम है। अच्छा, अब आप, उसने कहा दे स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट, यानी दोनों के दोनों आपस में स्टक हो गए, मतलब स्टिक हो गए। टकराने के बाद स्टिक होने का मतलब एक दूसरे से अटैच हो गए, यानी टकराने के बाद दोनों के मास सेम हो जाएंगे, दोनों के मास ऐड हो जाएंगे, यानी दोनों के मास हो जाएंगे m+m। भाई मैंने कहा यार दो चीजें नजर आ रही थी, दोनों के मासेस को हाईलाइट करूंगा। इसके मास को मैंने स्मॉल m से लिखा, इसके मास को मैंने स्मॉल m से लिखा, और कहा इम्पैक्ट के बाद दोनों के मासेस आपस में अटैच हो गए। अब सवाल की कुछ कंडीशन में बना के दिखाऊंगा, जरा वो कंडीशन देखिएगा। फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी बिफोर एंड आफ्टर करके अप्लाई करेंगे। अब पहले वाले जो मास है वो m होगा, पहली वाली वेलोसिटी 60 है मैंने लिखा। m2 जो नजर आ रहा है वो फिर दोबारा मास m हो जाएगा, जबकि u2 होगा -30। अच्छा, टकराने के बाद बेटा दोनों के मास जो है वो सेम, मतलब दोनों स्टक होगा, तो मतलब दोनों को ऐड करके लिखेंगे। दोनों को ऐड करने का मतलब ये हो जाएगा m+m, क्योंकि दोनों के दोनों स्टिक हो गए थे ना, तो m+m कर दिया। और जबकि इसके बाद वाली वेलोसिटी को आपने v से करके लिख दिया,
तो ये सवाल में कंडीशन थी जो थोड़ी सी ट्रिक हो आपके लिए, आपको समझने में मुश्किल हो, तो आप इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 60m, ये होगा प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -30m, और राइट पे हो जाएगा ये m प्लस m करेंगे तो क्या होगा 2m मल्टीप्लाई बाय v। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब आप लेफ्ट पे अगर माइनस करेंगे 60 में से 30 निकालेंगे तो ये बचेगा 30m इज इक्वल टू 2m वहां लिखा है और v। बेटा 2m को लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर देंगे। अब 2m को लाके अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 30m डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल टू v। डिवाइड कर दीजिए, m से m कैंसिल, 30 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में बात चल रही है, तो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मेरे नहीं ख्याल सवाल कोई बहुत मुश्किल था। अब लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड एमसीक्यू सारे हैं, तो आप जवाब दे सकते थे इस सवाल का। अगले एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। 29 के बाद एमसीक्यू नंबर 30 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 30 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की प्रिंसिपल इसमें फाइंड आउट करनी है आपको, क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये तो वाजे तौर पे हम नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है। द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज का मतलब वो थोड़ी सी बात घुमा के दे रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स अनचेंज, या मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा जब तक कांस्टेंट रहेगा, प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन इट, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगे। एमसीक्यू नंबर 31 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 31 में आपसे कहा द एवरेज फोर्स नेसेसरी टू स्टॉप अ हैमर विद 25 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। 25 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम का मतलब आपको पी दे रहा है, और टाइम आपको दे रहा है 0.05 सेकेंड, और एवरेज फोर्स, फोर्स का मतलब आपसे एफ मांग रहा है। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आप तमाम लोगों ने पढ़ा हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये फॉर्मूला आपके पास है। अब आप इसको बेटा सॉल्व करेंगे। मोमेंटम की जगह पे ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे टाइम की जगह पे आ जाएगा 0.05, जबकि वहां लिखा है मेरे पास एफ। अच्छा, अब इसको जरा थोड़ा सा रीअरेंज करना सिखाऊंगा। 25 डिवाइडेड बाय 0.05, मुझे बताइए डेसिमल के बाद कितने डिजिट नजर आ रहे हैं। आप बोलेंगे सर दो, एक दो। अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट नजर आ रहे हैं तो ऊपर दो जीरो का इजाफा कीजिए, और डेसिमल लास्ट में चले जाएगा, और लास्ट में जाने का मतलब ये हो जाएगा 5। तो मेरे ख्याल में ये तो बात आप कर सकते हैं। मैंने क्या करके दिखाया, ये नीचे से डेसिमल को दो दफा जम कराया। अगर आप नीचे से राइट साइड पे दो दफा जम कराएंगे तो ऊपर बन जाएगा, दो जीरो का इजाफा हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिए बेटा। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा 5 1 5, 5 5 25। इसका मतलब जो फोर्स का आंसर आएगा वो कितना बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर फोर्स का आंसर बन रहा है 500 न्यूटन। 500 न्यूटन का मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये एमसीक्यू भी आसान। 31 के बाद 32 देखते हैं। ये भी थोड़ा सा लॉजिकल सवाल, लेकिन है बड़ा आसान ये सवाल भी। आपसे कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोर्सेस में नॉट बी रिक्वायर्ड। मतलब फोर्सेस में नॉट बी रिक्वायर्ड का मतलब फोर्सेस आपको रिक्वायर्ड नहीं है। फोर्सेस रिक्वायर्ड नहीं होने का मतलब फोर्स आपकी क्या है, जीरो है। अच्छा, अब एक छोटा सा फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि लॉजिक मुझे ऑलरेडी पता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब मैंने कहा लेट सपोज आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ एक छोटी सी बात जो शेयर कर रहा हूँ कि मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। चलो इसको कलर चेंज करके लिखें। मैंने आपसे कहा जो मोमेंटम नजर आ रहा है ये मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। चेंज ना होने का मतलब मैंने कहा जो आपका मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल, आप अपनी तरफ से ही बात बोल रहे हैं कि सही है मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मेरी बात का जवाब दीजिए ना, मैंने क्या कहा कि मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई अगर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ जहाँ पे डेल्टा पी नजर आ रहा है वहां पे अगर जीरो रखते हो, मुझे बात को वेरीफाई करना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने फॉर्मूला लिखा पहले तो, फॉर्मूला क्या लिखा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ, राइट। इसके बाद मैंने डेल्टा पी की जगह पे जीरो रख दिया, जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो मुझे बताएं जो आपकी फोर्स आ रही है वो फोर्स भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी फोर्स भी जीरो हो गई। इस अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यही बात तो यहाँ भी बोला, इमेज ऑफ द फॉलोइंग केसेस फोर्सेज में नॉट बी रिक्वायर्ड। फोर्सेज नहीं चाहिए मतलब फोर्सेज जीरो है जब आपका मोमेंटम जो है पार्टिकल का क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
तो मेरे ख्याल में अब ये सवाल भी आपके लिए आसान था। एमसीक्यू नंबर 32 के बाद 33 पढ़ेंगे। 33 भी आसान है। सवाल देखते हैं क्या है। अब फोर्स ऑफ 60 टन, फोर्स का मतलब एफ दे रहा है आपको, एक्स ऑन अ मास ऑफ 1 kg, मास मिल गया आपको, एंड विच एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दे रहा है और आपसे टाइम मांग रहा है। फिर वही फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मैंने टाइम को ऊपर भेजा, फोर्स को नीचे बुलाया, तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा टाइम डेल्टा पी अपॉन एफ। बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो आप बोलेंगे यस सर मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा है एम वी, जबकि डिवाइड में फोर्स लिखी हुई है। अब आप सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। बेटा मास की जगह 1 आएगा, वेलोसिटी की जगह 30, जबकि फोर्स की जगह पे आ जाएगा 6। तो मुझे बताओ क्या बनेगा, ऊपर 30 आएगा, नीचे 6 आएगा। कैंसिल आउट करोगे बेटा इसको, अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 5 30। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितने सेकंड्स आएंगे, 5 सेकंड्स आएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है अब ये सवाल भी आपके लिए कोई मुश्किल रहा। एमसीक्यू नंबर 33 के बाद 34 नजर आ रहा है। 34 में आपसे कहा अ फोर्स ऑफ 100 टाइम्स, 100 टाइम्स फोर्स दे रहा है, मास दे रहा है 5 ग्राम, जबकि टाइम दे रहा है 10 सेकेंड, और आपसे क्या मांग रहा है, वेलोसिटी मांग रहा है। इस सवाल में कोई बेटा इश्यू की बात नहीं है, सिर्फ क्या किया हुआ उसने, यूनिट कन्वर्ट किए में। मतलब हम न्यूटन पढ़ते थे उसने डाइन लिखा हुआ है, हम किलोग्राम पढ़ते थे उसने ग्राम लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी क्योंकि अब ये पूरा सवाल ही ये बन रहा है सीजीएस सिस्टम का सवाल, अगर मैं सवाल के साथ लिखूं तो गलत नहीं होगा। मैंने आपके सामने लिख के दिखाया, ये जो सवाल बन रहा है बेटा, ये सवाल बन रहा है सीजीएस सिस्टम का। सीजीएस सिस्टम का सवाल, अब सवाल क्या बन रहा है, वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करेंगे बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के। आप बोलेंगे बिल्कुल, मैंने फॉर्मूले को चेंज करा, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम की जगह एम वी आ गया, डिवाइड में टाइम आ गया। अब जो वैल्यूज आपको पता है वो मेंशन कर दीजिए। फोर्स की जगह पे आ जाएगा बेटा 100, राइट। मास की जगह पे आ जाएगा 5, मास की जगह 5 रखा। वेलोसिटी मुझे चाहिए और टाइम की जगह पे आ जाएगा 10, तो 10 यहाँ से ऊपर चले जाएगा, 5 यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5, 5 2 10, और 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 200। अब क्योंकि सारा ही सवाल सीजीएस सिस्टम में, तो आंसर बेटा सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि याद है ना सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगले सवाल में फिर कुछ इस तरह की बात करी कि आपको फोर्स दे रहा है, फोर्स का मतलब एफ मिल गया, मास का मतलब एम आ गया, टाइम का मतलब टी, और आपसे क्या मांग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपको अभी तो बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, जबकि फोर्स जो आपको दे रहा है, क्या फोर्स नहीं बता रहा। आप बोलेंगे यस सर फोर्स हमें बता रहा है, फोर्स कितनी दे रहा है, फोर्स दे रहा है 5 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर बगैर सॉल्व किए आप करेक्ट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी अभी बताया था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर असल में बराबर होता है न्यूटन के। एमसीक्यू नंबर 35 हो गया। 35 के बाद 36 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 36 में आपसे कह रहा है द ग्राफ शोज हाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद टाइम, assuming that the body is moving in a straight line how much its momentum change। तो पहले तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, वो बात आपको जरा आपके लिए शायद न्यू हो। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स डैश। बेटा इसका आंसर होगा मोमेंटम। अब क्यों, मैं इसका रीजन आपको दे देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। देखो उसका रीजन क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ, एरिया का फॉर्मूला। तो आप बोलेंगे सर एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, सबसे आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब उसने कहा है एरिया किसका निकालो, दो चीजों के नाम दे रहा है वो आपको, एक वो आपको नाम दे रहा है फोर्स का, एक वो आपको नाम दे रहा है टाइम का, मतलब फोर्स और टाइम। तो आप बोलेंगे सर एरिया निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स और टाइम। अब फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो असल में वो बराबर होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के। याद करो, क्या नहीं याद आ रहा आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना मैंने बार बार, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अब डेल्टा टी अगर एफ से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। यानी इस बात का आइडिया हो रहा है कि सर अगर आप एरिया निकालेंगे फोर्स और टाइम का तो वो चेंज ऑफ मोमेंटम को शो करेगा। अब ये एरिया आपको निकालना है बेटा। अब ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ये ग्राफ पहले स्ट्रेट जा रहा है और फिर इस तरीके से इंक्रीज ऊपर की तरफ लाइन हो रही है।
अब इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो ये दो शेप्स अब आपको कंसीडर करने पड़ेंगी। दो शेप्स में कंसीडर कर रहा हूँ। एक को मैंने रेड से हाईलाइट किया, ये मुझे सीधा सीधा था एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, जबकि दूसरे वाले को हम ब्लू से हाईलाइट कर देते हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए। बेटा ये मुझे ट्रायंगल समझ में आ रहा है, यानी दो अलग अलग शेप्स बन रही है। आप चाहो तो इसमें ट्रेपेजियम भी कंसीडर कर सकते हो। ये दो शेप मुझे नजर आ रही है, एक रेड में और एक ब्लू में। तो रेड वाला तो ट्रायंगल है, इसका अगर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो शायद याद हो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मुझे बताओ लेंथ और ब्रेथ कितनी कितनी है। तो आप बोलेंगे सर जो इसकी लेंथ नजर आ रही है वो नजर आ रही है 6, जबकि जो ब्रेथ नजर आ रही है वो नजर आ रही है मुझे 2। तो आप किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 2, तो इसका आंसर तो आ जाएगा 12। ट्रायंगल का एरिया तो आपने निकाल लिया। अब ब्लू वाला एरिया निकालेंगे, ब्लू वाला नजर आ रहा है ट्रायंगल। तो बेटा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता नहीं, याद है नहीं यार, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे बताओ इस ट्रायंगल की बेस कितनी है। आप बोलेंगे सर ट्रायंगल की जो बेस नजर आ रही है वो 2 से लेकर नजर आ रही है 6 तक। तो इतने तो जीनियस हो बेटा आपके, आपको पता ही होगा बेस कितनी आ रही है। तो आप बोलेंगे सर 2 से लेकर 6 तक का मतलब ये हो जाएगा 6 - 2। जबकि जो हाइट नजर आ रही है ट्रायंगल की, वो हाइट भी आपके सामने मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ये रही। बेटा हाइट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, तो आप बोलेंगे सर हाइट भी 2 से 6 तक आ रही है, तो ये हो जाएगा 6 - 2। अब आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा हाफ 4 × 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा हाफ इंटू 16, और 16 का हाफ हो जाएगा मेरे पास कितना 8। अब मुझे बताओ टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए यानी आप क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, तो टोटल एरिया निकालने के लिए आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 12 में 8 को ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कितना 20। सो करेक्ट आंसर होगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी 20, और यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मोमेंटम का यही यूनिट है। याद है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आसान सा, P इज इक्वल टू एम वी। तो मास का यूनिट तो होगा किलोग्राम, जबकि वेलोसिटी का यूनिट होगा क्या, मीटर पर सेकंड। तो वो यूनिट लिखा हुआ नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 36 भी आपसे हुआ। एमसीक्यू नंबर 36 के बाद 37 नजर आ रहा है। 37 जरा देखिएगा क्या कहा। तो ये बात तो बेटा आप सबको ही पता है कि क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगन आफ्टर फायरिंग रिक्वाइल्स। रिक्वाइल क्यों होती है, ताकि उसको क्या कांस्टेंट रखना होता है, तो आप बोलेंगे सर वो मोमेंटम को कंजर्व रखता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एमसीक्यू नंबर 38 देखते हैं। 38 में क्या कहा, आप प्लेयर टेक 0.1 सेकेंड, मतलब डेल्टा टी आपको मिल गया टाइम। मास आपको दे रहा है 150 ग्राम, जबकि वेलोसिटी आपको दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अभी यूनिट में मसला है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, मास ग्राम में दिया हुआ है, तो मास को किलोग्राम में करना होगा। किलोग्राम में करने के लिए 150 को अगर आप डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 0.15 kg। तो आपने सबसे पहले तो मास को ग्राम से किलोग्राम में करके दिखा दिया। आप बोलेंगे चलें सर सही है, बात मान लेते हैं किलोग्राम में करेंगे। और आपसे मांग रहा है फोर्स, तो फिर वही दोबारा फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स बराबर होगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम बी डिवाइड में टाइम लिखा हुआ है। मुझे बताइए मास और वेलोसिटी कितनी कितनी है, तो मास मेरे पास आ गया 0.15, वेलोसिटी आ गई मेरे पास 20, जबकि टाइम आ रहा है मेरे पास कितना 0.1 आ रहा है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, अच्छा कोशिश करूंगा मैं विदाउट कैलकुलेटर ही सारी कैलकुलेशन करें तो सॉल्व करेंगे। बेटा डेसिमल को नीचे से भी एक आगे जम करा दिया, ऊपर से भी एक आगे जम करा दिया, तो दोनों तरफ से आप जम करा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में उसूल होता है जो करना है करो, ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20, जबकि नीचे हो जाएगा मेरे पास 1। आप बोलेंगे सर ये बात तो आसान है, डेसिमल को दोनों दफा जम कराया। सेम अगर आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, 20 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अब आप देखो यहाँ पे एक जीरो नजर आ रहा है। मल्टीप्लाई की सूरत में भी ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे लिखा हुआ ना 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, डेसिमल को एक दफा आगे बढ़ाते हैं और जीरो को गायब कर देते हैं, तो ये बन जाता है कितना, ये देखिएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1। इसका आंसर आप कितना लिखते हो, 15 लिखते हो। सेम वहां पे लिखा हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो एक जीरो हटाया तो डेसिमल आगे आ जाएगा, डेसिमल आगे आएगा तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 30। सेम काम आपने यहाँ पे किया, जीरो हटाया, डेसिमल एक दफा यहाँ से भी आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से 15 मल्टीप्लाई बाय 2, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। बेटा आपके सामने कैलकुलेशन करी, कोई मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, विदाउट कैलकुलेटर आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर मैंने फाइंड आउट करके देखा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा था। 38 के बाद 39 नजर आ रहा है। एमसीक्यू नंबर 39 पढ़िएगा, 39 में क्या बोल रहा है। 39 में आपसे कहा अ बॉल ऑफ मास 2 kg ट्रेवलिंग एट 8 मीटर पर सेकंड। फिर वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल मुझे लग रहा है। सर दो मासेस हैं, एक मास को आपने बोला m1, एक वेलोसिटी को आप बोलते थे u1,
दूसरा वाला मास नजर आ रहा है, ये हो जाएगा m2, दूसरी वाली वेलोसिटी हो जाएगी u2। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, बाद में दोनों की वेलोसिटी v से लिखी थी, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। ये हो गया मेरे पास m1, ये हो गया मेरे पास m2, जबकि वो दोनों सेम है वेलोसिटी, जो v1 v2। अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ये लिखा हुआ भी आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स मूव एट द सेम वेलोसिटी। फॉर्मूला आपने अप्लाई किया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब मुझे यहाँ पे वैल्यूज रखवा दीजिए बेटा। m1 की जगह पे आ जाएगा 2, u1 की जगह पे आ जाएगा 8, m2 की जगह पे आ जाएगा 4 और u2 की जगह पे आ जाएगा 2, राइट। m1 की जगह पे फिर दोबारा 2 आएगा और v1 की जगह पे v आएगा, m2 की जगह पे 4 आएगा, जबकि v2 की जगह पे फिर दोबारा v आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 8 टू द 16, 4 टू द 8, ये हो जाएगा 2v प्लस 4v। लेफ्ट पे अगर आप ऐड करेंगे 16 में 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और राइट पे ऐड करेंगे तो 2 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6v। 6 को लाके डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू v। 6 बन रहा है 6, 6 4 द 24। इसका मतलब v का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये एमसीक्यू भी आपके लिए आसान। एमसीक्यू नंबर 39 के बाद 40 की तरफ आएंगे। 40 में क्या बोल रहा है, ये एमसीक्यू नंबर 40 आपसे कहा गया टू सिमिलर स्फीयर ईच ऑफ मास m ट्रेवलिंग v, ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी v आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, उसने कहा इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा होगा, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले है उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में। मुझे पता है फर्स्ट वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। जबकि सेकंड वाला नजर आ रहा है बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा प्लस माइनस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है और स्केलर में प्लस माइनस नहीं आता यूजुअली। मतलब आप स्केलर के साथ डायरेक्शंस के लिए प्लस और माइनस नहीं लगाते। तो दोनों की हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर आपको टोटल निकालना है बेटा, तो टोटल निकालने के लिए दोनों की काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर लीजिए, हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, दोनों के साथ हाफ आ रहा है तो हाफ प्लस हाफ करेंगे तो ये आएगा 1 mv स्क्वायर। और 1 mv स्क्वायर का मतलब सिर्फ mv स्क्वायर, यानी इतनी ही काइनेटिक एनर्जी पहले भी होगी और इतनी ही काइनेटिक एनर्जी बाद में भी होगी, यानी पहले और बाद, बिफोर एंड आफ्टर, क्योंकि सेम रहेगी ना, क्योंकि आपने खुद कहा हुआ है इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले है उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में भी होगी। तो इस तरह का ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द और एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट इज कौन, एम वी स्क्वायर। तो जितनी पहले होगी उतनी बाद में होगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एमसीक्यू नंबर 40 के बाद 41 देखते हैं। 41 एमसीक्यू में आपसे कहा टू रेलवे ट्रैक्स ऑफ मास m एंड 3m मूव टुवर्ड ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब दो ट्रक हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं, राइट। एक का मास m है और एक का मास है 3m, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, दोनों की वेलोसिटीज भी बता रहा है, एक की वेलोसिटी 2v और एक की वेलोसिटी v। तो एक को 2v लिखा और एक को v लिखा, ऐसी दे रहा है। और अगर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहला वाला पहले वाले के लिए हो जाएगा और दूसरा वाला दूसरे वाले के लिए हो जाएगा। अब इनमें चीजों को आप हाईलाइट करेंगे। जो पहला वाला मास नजर आ रहा है इसको आपने बोल दिया m1, पहली वाली जो वेलोसिटी नजर आ रही है वो कहलाएगी u1, जबकि दूसरा वाला जो मास नजर आ रहा है वो कहलाएगा m2 और दूसरी वाली वेलोसिटी कहलाएगी u2। लेकिन u2 की वैल्यू के साथ आप माइनस v लगाएंगे। माइनस v क्यों लगाएंगे बेटा, डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक राइट की तरफ जा रहा है एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो यही गलती आप लोगों से होती है। बाद में क्या हुआ, दीज ट्रक्स कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, यानी बाद में दोनों ट्रक आपस में कंबाइन हो गए। कंबाइन होने का मतलब दोनों एक साथ मूव करते हो, यानी दोनों के मासेस को आपस में ऐड कर देंगे। इस तरह की कंडीशन आपने पहले भी अप्लाई करी थी। अब सेम आपने फॉर्मूला अप्लाई करा। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब आप यहाँ पे वैल्यूज रखिएगा, m1 की जगह कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर m1 की जगह आएगा m, और u1 की जगह पे आएगा मेरे पास कौन, 2v। बिल्कुल सही। m2 की जगह कौन आएगा, तो आप बोलेंगे सर m2 की जगह आएगा मेरे पास 3m, और v2 की जगह पे आएगा मेरे पास कौन, माइनस v। जबकि आपने कहा ना आफ्टर कोलिजन दोनों के मासेस स्टिक, मतलब एक दूसरे से स्टिक हो गए, मतलब ये हो जाएगा m प्लस 3m, दोनों के मासेस को आप ऐड कर देंगे m और 3m को। जबकि बाद वाली वेलोसिटी को बारे में आपने लिखा कि बाद वाली वेलोसिटी मुझे चाहिए, तो उसका नाम मैंने लिख दिया v डैश, मतलब v डैश की वैल्यू मुझे निकाल के दिखानी है, v डैश निकालना है। अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं जरा। लेफ्ट पे हो जाएगा मेरे पास 2mv
बेटा एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 MB। जबकि राइट पे अगर आप प्लस करेंगे तो m+3m करेंगे तो ये हो जाएगा 4m, और साथ में लिखा हुआ है वी डैश। बेटा लेफ्ट पे अगर माइनस करेंगे 2 MB में से 3 MB माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा माइनस का MB, वो बच रहा है 4m, और साथ में लिखा हुआ है वी डैश। मुझे वी डैश चाहिए, तो ये -4 MB के साथ आप 4m को डिवाइड करेंगे और वी डैश निकालेंगे। अब मुझे कैलकुलेशन बता दीजिए, इसकी सिंपलेस्ट तरीन कैलकुलेशन है। आपने मास से मास को कैंसिल कर दिया, तो जो वी डैश का आंसर बच रहा है वो क्या बच रहा है, मुझे कंफर्म कीजिएगा। वी डैश का आंसर बच रहा है 1/4v, या v/4, यही बच रहा है ना। सॉरी, माइनस का साइन नहीं लगाया मैंने। वी डैश इज इक्वल टू -v/4। अच्छा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी कोलिजन की वजह से, तो आप चाहे तो माइनस एन को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -v डैश इज इक्वल टू v/4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल लॉजिकल था, लेकिन मेरे ख्याल में सवाल आपसे किया जा सकता है, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 41 के बाद एमसीक्यू नंबर 42 देखते हैं, 42 में क्या बोल रहा है। ये सवाल आपने पढ़ा ही होगा, यकीनन, द कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इज इलास्टिक। बेटा इलास्टिक कोलिजन उस वक्त होगा बॉडीज के दरमियान जब वो बॉडीज, पहली बात तो सॉलिड होंगी, सॉलिड होनी चाहिए। सही है, सॉलिड के साथ साथ हार्ड होनी चाहिए। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, नहीं सॉलिड और हार्ड होंगी, इलास्टिक कोलिजन होगा। जरूरी नहीं कि बेटा इलास्टिक वाला वर्ड है तो वो इलास्टिक कोलिजन करेगा, ऐसा नहीं है। सॉलिड और हार्ड होंगे। इलास्टिक का मतलब होता है यहाँ पे कि आपका मोमेंटम सेम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। जैसे स्नोकर, स्नोकर बॉल्स की अगर मैं एग्जांपल लूँ आपसे, स्नोकर बॉल अच्छी खासी हार्ड होती हैं, तो वो एग्जांपल है ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन की, तो वो भी सॉलिड और हार्ड है। मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल सवाल। एमसीक्यू नंबर 42 के बाद 43। तो ये तो बेटा सीधा सीधा सा एक केस बन रहा है जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, कि व्हेन अ वेरी हार्ड बॉल विद व्हेन अ वेरी हैवी बॉल B1, यानी बहुत बड़ी बॉल जो है ये जाके कोलाइड करेगी, कोलाइड विद स्टेशनरी टारगेट B2 ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब एक छोटी सी बॉल से जाके हिट करेगी। ये आपको मैंने केस पढ़ाया था, अगर ये जाके हिट करेगी तो पहले वाले की वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक B1 है और एक ये B2 है। जबकि आपको याद होगा मैंने आपको कहा था बेटा जो B2 नजर आ रहा है, इस B2 की वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाएगी, ये ज्यादा तेजी से मूव करता हुआ जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ B2 बिकम्स डबल। तो ये केस आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है मोमेंटम के टॉपिक में। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बिकम डबल एज कम्पेयर टू द B1। तो मेरे नहीं ख्याल को मुश्किल सवाल आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 43 मैंने पढ़ के बताया। एमसीक्यू नंबर 44 में क्या कह रहा है, आई शेल एक्सप्लोड्स इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। बेटा इस तरह की अगर आपसे बात होगी कि कोई शेल है 4 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, अब अगर अनइक्वल पार्ट है तो सबके मास अलग अलग होंगे, जब सबके मास अलग अलग हैं तो सबकी काइनेटिक एनर्जी और सबकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होंगी। लेकिन जो चीज कंजर्व रहेगी बेटा, कंजर्व रहने वाली चीजों में जो चीज नजर आ रही है वो मोमेंटम है, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो अनइक्वल पार्ट्स अगर होंगे तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ओनली। एमसीक्यू नंबर 45, 45 में क्या कह रहा है, उसने कहा आपसे अ हैंड बॉल इज टॉस वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपको दे रहा है, एक हैंड बॉल मतलब कोई भी एक बॉल है, इसको आपने ऊपर की तरफ उछाला, और उसमें से अब आपसे क्या मांग रहा है कि, अच्छा आंसर में कुछ नहीं कह रहा तो ऑप्शन मीटर में दिया हुआ है, मीटर का मतलब डिस्टेंस मांग रहा है। मतलब वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात करें तो आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, जो फॉर्मूला मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, S = V² अपॉन 2G। आप बोलेंगे यस सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, S = V² अपॉन 2G। अब आप मुझे बताओ वेलोसिटी दे रहा है कितनी, वो 19.6, और इसका स्क्वायर करना है, जबकि नीचे लिखा हुआ है 2, और ग्रेविटी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास कौन, 9.8। आप अगर 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी होगा 19.6। आप बोलेंगे बिल्कुल यही होगा। अच्छा 19.6 से ये स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ सिर्फ जो बचेगा वो कौन बचेगा, तो यकीनन आप मुझे जवाब देंगे सर जो बचेगा वो 19.6 मीटर बचेगा। अब 19.6 के करीब करीब जो आंसर नजर आ रहा है वो मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल सवाल है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 45 के बाद 46 नजर आ रहा है। 46 में अब आपसे एक फॉर्मूला ड्राइव करने को कहा गया है, सवाल में वो कह रहा है, ये रहा, विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द मैक्सिमम हाइट। अच्छा हाइट का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, H = V0²
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जबकि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। अब इस फॉर्मूले में किसी तरीके से टाइम को एंगेज करना है। अब टाइम को एंगेज करने के लिए क्या करेंगे, जरा इस बात को देखिएगा। कोशिश करूंगा मैं अपनी बात आपको समझाऊं, उसको वेरीफाई करते रहिएगा बेटा। मैंने एक काम करा, वी नॉट साइन थीटा था, मैंने वी नॉट साइन थीटा दो दफा करके लिख दिया, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था। आप बोलेंगे सर सही है, वी नॉट साइन थीटा दो दफा करके लिख दिया। जबकि डिवाइड में जो लिखा हुआ है वो 2g लिखा हुआ है, 2g को मैंने अलग कर दिया, 1/2g। आप बोलेंगे सर सही है, बिल्कुल। अच्छा, हर फॉर्मूले में आप जो चारों फॉर्मूले देख रहे हैं, मुझे क्योंकि टाइम चाहिए, तो टाइम बनाने के लिए आप सबके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, हर फॉर्मूले में नीचे मुझे जी चाहिए। इस तरीके से मैंने यहाँ भी जी लिखा, फॉर्मूले में यहाँ भी जी लिखा। अच्छा, कितने जी का इजाफा किया, 2g का इजाफा किया। इसमें से मैंने कहा, चलो मैं एक दफा दोबारा रेज करके बता रहा हूँ। दोबारा से पहले बात सुन लीजिएगा, वरना बात हो सकता है मुश्किल लगे फिर। मेरे पास हाइट का फॉर्मूला था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी नॉट स्क्वायर दो दफा थे, मैंने वी नॉट साइन थीटा अलग अलग करके लिखा। इस वाले जी को मैंने एक दफा वी नॉट साइन थीटा के साथ लिख दिया। आप बोलेंगे चलें सर सही है, एक जी को लिख दिया। अब मुझे एक और जी चाहिए, तो इस जी को लिखने के बाद मुझे ऊपर जी का इजाफा करना पड़ा, क्योंकि मैथ्स का असूल होता है जो करना है करें, आप ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, सेम काम मैंने करके दिखाया। बल्कि फिर दोबारा मुझे लग रहा है तरीका मुश्किल होगा, चले मैं एक और तरीके से शेयर करता हूँ, वो तरीका शायद आसान लगे, ये भी मेरे जहन में आ रहा है। आप एक बात पे अगर गौर करें तो सारे फॉर्मुलों में टाइम पे स्क्वायर आ रहा है, टाइम पे स्क्वायर हर फॉर्मूले में टाइम पे स्क्वायर आ रहा है। एक काम करते हैं, टाइम के फॉर्मूले को दो दफा मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा, टाइम का फॉर्मूले को टाइम के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करा। ये देखिएगा, 2v0 साइन थीटा अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय 2v0 साइन थीटा अपॉन जी। शायद ये तरीका आसान हो तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, आपने कहा सही है सर, आपकी बात मान लेते हैं। अच्छा, अब नंबर्स को पहले अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराइएगा जरा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा मेरे पास 2 2 ज़ा 4। यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया। जबकि वी नॉट को वी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, वी नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में लिखा हुआ है जी। जबकि लेफ्ट हो जाएगा टी स्क्वायर। आप बोलेंगे सर लग तो सही रहा है। अच्छा, हाइट का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं हाइट का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो ये रहा हाइट का फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब नीचे 2 होना चाहिए था, तो आपने क्या काम करा, नीचे 2 लाने के लिए इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यानी 4 × 2। आगे लिखा हुआ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। मतलब 2 का मैंने इजाफा ऊपर भी किया, 2 का मैंने इजाफा नीचे भी किया, इस तरीके से। अब आप मुझे बताइए, ये जो बनता हुआ नजर आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा? आप बोलेंगे यस सर, ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूला बन रहा है हाइट का। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। सही है, 8 आ गया। जबकि ये हो गया हाइट का फॉर्मूला। अच्छा, एक मिस्टेक मैंने करी, वो मैं भूल गया लिखना। बेटा, जी नजर आ रहा था, यार आपने जब दो दफा ये जी को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जी बच भी जाएगा, तो एक जी को यहाँ अलग से करके लिखा है। आप देखें दोनों जी वेरीफाई हो रहे हैं, एक जी ये रहा, एक जी ये रहा, एक जी ये रहा, एक जी ये रहा, तो जी आपके वेरीफाई हो रहे हैं, तो वो इक्वेशन को समझने में आसानी होगी। अब आपने नीचे जी भी रखा, अब आप इसको रीअरेंज कर लीजिए, इसको ऊपर लेकर आएंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे, तो हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा जी टी स्क्वायर अपॉन 8। तो ये फॉर्मूला बेटा पहली दफा आपने शायद ड्राइव किया होगा, अब आपको आइंदा से याद रखना है इस फॉर्मूले को। हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में हेल्पफुल हो जाएगी किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी एच इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपॉन 8। एमसीक्यू नंबर 46। 46 के बाद 47 नजर आ रहा है, 47 पढ़ेंगे। उसने कहा मैक्सिमम हाइट ऑन द ट्रेजेक्टरी विच ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम जीरो। तो आपने पढ़ा ही होगा बेटा, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो आपने लिख के दिखाया सर, वर्टिकल मतलब मैक्सिमम हाइट पे जो कंपोनेंट जीरो होगा वो कौन सा है, वर्टिकल वेलोसिटी है। तो एमसीक्यू नंबर 47 आपको समझाया। एमसीक्यू नंबर 48 के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 48 बहुत ही आसान। आपसे कहा गया टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच अ मैक्सिमम हाइट। अच्छा, मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम है, इस टाइम की अगर मैं आपसे बात करूं, ये रहा। मैक्सिमम हाइट तक के टाइम का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये आपके मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है। और अगर आप टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम का भी अगर मैं फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, टोटल टाइम का फॉर्मूला ये होता है टी इज इक्वल टू
2v0 sin थीटा अपॉन जी, मतलब टोटल टाइम में 2 आ जाएगा, क्योंकि वो टोटल टाइम डबल हो जाएगा ना, यहाँ से नीचे भी आएगा तो डबल हो जाएगा, तो इसलिए आप वहां पे 2 लगा देते हैं। अब उसने टाइम तो मांगा लेकिन मैक्सिमम हाइट तक का मांगा, तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी v0 sin थीटा अपॉन जी। उसने v0 नहीं लिखा, उसने vi लिखा हुआ है। बहरहाल एमसीक्यू नंबर 48 के बाद 49 नजर आ रहा है। 49 में आपसे कहा, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 and 70 डिग्री विद द सेम वेलोसिटीज। सही। अच्छा, अब दो एंगल नजर आ रहे हैं, याद होगा मैंने जब आपको पढ़ना सिखाया था, तो एक एंगल को आप बोलते हैं थीटा और एक एंगल को आप बोलते हैं थीटा डैश। याद है दूसरा एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया था, थीटा डैश इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब अगर आप 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। यानी दूसरा एंगल 70 डिग्री, और ये वही एंगल है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने किसी बॉल को लॉन्च किया, मैंने आपको सिखाया बेटा किसी भी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करने के दो एंगल पॉसिबल होते हैं, एक एंगल कम वाला और एक एंगल ज्यादा वाला, लेकिन दोनों सूत्रों में जो रेंज होती है बेटा वो रेंज सेम होती है। ये बात आप सबको पता है। इसका मतलब एक एंगल कम ये आ गया, एक एंगल ज्यादा ये आ गया, जिसको थीटा डैश कहा, और दोनों सूत्रों में जो रेंज होगी वो रेंज सेम होगी, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बोथ हैव द सेम रेंज। जबकि एमसीक्यू नंबर 50 नजर आ रहा है। 50 में कहा, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज डैश। तो बेटा प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ कवर करता है, ये बात तो आप तमाम लोग को ही पता होगी कि ये जो भी पाथ कवर करता है, इस पाथ को आप पुकारते हैं जिस नाम से, ये कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। और ये बात भी आपको याद रखनी है बेटा, ट्रेजेक्ट्री हमेशा पैराबोलिक होती है, यानी इसकी जो शेप होती है वो पैराबोला की तरह होती है, इसलिए इसको आप पैराबोलिक बोलते हैं। लिख देता हूँ कि ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा, और ट्रेजेक्ट्री ये जो होती है वो क्या होती है, पैराबोलिक होती है। तो मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू भी क्लियर होगा आपको। 50 के बाद 51 पढ़ेंगे। तो सवाल में आपसे कहा, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट ओ एंड फॉलोज द पार्ट ओ पी क्यू आर एस। ये आपको पॉइंट बने हुए नजर आ रहे हैं, वो ओ से पी गया, पी से क्यू गया, क्यू से आर, और देन आर से एस पर आ गया। उसने कहा विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है। तो आपसे कहा गया ऑप्शन नंबर ए में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेशन इज जीरो। तो आप तमाम लोग को ये बात पता होगी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, ये बात आप सबको पता है। क्या जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो बात क्या शेयर करी, कि सर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। अगर सेम रहेगा तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो करेक्ट आंसर मुझे ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का, उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो बाकी ऑप्शन अब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, यानी बाकी ऑप्शन टोटली फिर रॉन्ग लिखे हुए हैं, कि बाकी चीजें कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो ये एमसीक्यू भी आसान। एमसीक्यू नंबर 52 नजर आ रहा है। 52 में आपसे कहा, अ प्रोजेक्टाइल इज फाइट हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आपने किसी चीज को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, उसने कहा इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड आफ्टर, यानी हॉरिजॉन्टल स्पीड 3 सेकेंड लेटर। बेटा आपने अगर इसको थ्रो किया है, उसने कहा 3 सेकेंड बाद मुझे बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा सेम रहेगी, कितने ही सेकंड्स क्यों ना हो जाए, हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम रहेगी, यानी अगर पहले 20 है तो बाद में भी कितनी होगी, 20 ही होगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो ये भी आसान हो गया आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 53। 53 में आपसे कहा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रेंज इज मैक्सिमम। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि मैक्सिमम रेंज की आपसे बात कर रहा है। अच्छा, कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम हो सकती है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको शायद याद हो, एंगल की जो वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री पे मैक्सिमम है, तो 45 के करीब करीब जो वैल्यू नजर आ रही है, मुझे बताओ 45 के करीब करीब वैल्यू 43 नजर आ रही है, यानी इस एंगल पे भी आपकी ज्यादा से ज्यादा रेंज हो सकती है मैक्सिमम, क्योंकि एंगल्स के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। यानी मैक्सिमम रेंज मतलब ज्यादा से ज्यादा जो रेंज हो सकती है वो 43 पे ही पॉसिबल होगा। मतलब 30 करेक्ट आंसर नहीं होगा, 60 आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ एंगल उसने स्पेसिफाई किए हुए, ये नहीं कहा कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे मतलब पॉसिबल है। उसने सिर्फ आपको दिया कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो मेरे ख्याल में तो जवाब अब आपको मिल गया होगा। एमसीक्यू नंबर 53 के बाद 54 पढ़ेंगे। 54 में क्या कहा, अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ राइफल एट अ डिस्टेंट टारगेट, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगी। तो पहले ही मैं बात आपको अगर बताऊं कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो नजर आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम होता है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट बेटा चेंज होता है,
वर्टिकल कंपोनेंट अगर चेंज होता है इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगी। ग्रेविटी का मतलब 9.8, यानी हॉरिजॉन्टल वाले में ऑप्शन जीरो होना चाहिए। जीरो या तो सी पे नजर आ रहा है या डी पे नजर आ रहा है, तो जीरो ऑप्शन मुझे मुझे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। यानी आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, जबकि वर्टिकल पे जो एक्सेलरेशन होगी वो कितनी होगी, 9.8 होगी। तो करेक्ट जवाब मिल गया मुझे एमसीक्यू नंबर 54 का ऑप्शन सी। एमसीक्यू नंबर 55, 55 में आपसे कहा, उसने कहा आपसे एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली at a vertical velocity, at a velocity v, it drops a packet from a height h. The time taken by the packet to reach the ground will be dash. अब आपसे वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है कि एरोप्लेन जो मूव कर रहा है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और जब अगर वो किसी पैकेट को ड्रॉप करेगा तो पैकेट कुछ इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि इस तरह के आपने हाफ प्रोजेक्टाइल के सवाल ऑलरेडी किए हैं। अच्छा, फॉर्मूला अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो पहले तो एस का फॉर्मूला डिस्टेंस का, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा बेटा, जो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे नजर आएगा, मैं अगर इसको बना के दिखाऊं इस तरीके से, वर्टिकल डिस्टेंस को आप लिखते हैं y से, ये फॉर्मूला बनेगा y इज इक्वल टू, बेटा इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि आपने ड्रॉप किया हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली ड्रॉप किया, इसका मतलब जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। वर्टिकल वेलोसिटी उसकी जो इनिशियल होगी वो जीरो। टाइम आ गया, ये रहा हाफ, एक ही जगह पे ग्रेविटी आ गया, साथ में टी स्क्वायर। अच्छा, वाई नहीं बल्कि अच्छा, सवाल में उसने हाइट के लिए एच इस्तेमाल किया हुआ, तो हम भी एच लिख देते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ये बन जाएगा एच इज इक्वल टू जीरो, टी था ये तो जीरो हो जाएगा, ये बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। टी ऊपर जाएगा, जी नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा मेरे पास टू एच अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे बेटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू एच अपॉन जी। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा वो डायरेक्ट ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टू एच अपॉन जी। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टू एच अपॉन जी। मेरे ख्याल में सवाल भी आसान ही था आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 55 के बाद एमसीक्यू नंबर 56, आपसे कहा गया बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बेटा 45 डिग्री पे आपने थ्रो किया है, एक बात तो आपको पता है कभी भी 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं तो इसका मतलब उसकी जो रेंज होती है वो रेंज मैक्सिमम होती है। फिर आप बोलेंगे सर बिल्कुल मैक्सिमम रेंज होती है, और जो भी पाथ होता है बेटा वो पाथ भी पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक पाथ मतलब सर्कल नहीं होगा, देखो सेमी सर्कल नहीं होगा, राइट। स्ट्रेट लाइन देखा तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आपका जो पाथ होगा बॉल का वो पैराबोला होगा, और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो मैक्सिमम होगी। करेक्ट आंसर, अच्छा दोनों ऑप्शन ही तकरीबन सेम नजर आ रहे हैं, ये और भी ज्यादा फर्क नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो करेक्ट आंसर खैर ऑप्शन नंबर ए होगा कि आपका जो पाथ है वो पैराबोलिक होगा, और जो रेंज होगी बेटा वो रेंज होगी मैक्सिमम। तो मेरे ख्याल में आंसर क्लियर होगा आप लोगों को। 56, 56 के बाद नजर आ रहा है 57। 57 ने आपसे कहा टू स्टोन ए एंड बी आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ थीटा, थीटा लिखा हुआ है, एक एंगल थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, और आपसे रेशियो मांग रहा है टाइम का। बेटा टाइम का फॉर्मूला होता है, अगर मैं बताऊं, टी इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम का फॉर्मूला है। अच्छा, उसने सिर्फ एंगल की बात करी, मतलब टाइम का जो एंगल से रिलेशन बन रहा है बेटा वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, देखिए ना, टाइम का एंगल से जो रिलेशन बन रहा है वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो दोनों टाइम के अगर आप रेशियो लेंगे कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा, जरा मैच कीजिएगा। मैंने लिखा टी वन अपॉन टी टू, बट टाइम का रेशियो ले रहा था। अच्छा, एक में एंगल हो जाएगा साइन थीटा और एक में हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसी है, भाई टाइम का रेशियो चाहिए था, टाइम का एंगल से डायरेक्ट रिलेशन है, आपने लिख के दिखाया टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, नीचे जो नजर आ रहा है साइन 90 माइनस थीटा, पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को याद है नहीं यार, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। अब मुझे बताओ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, इसका मतलब जो इसका रेशियो आ रहा है वो टेन थीटा के बराबर आ रहा है, और जब कुछ नीचे कुछ नहीं होता तो वन लिखते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा, और इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि टेन थीटा रेशियो वन। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बड़ा ही लॉजिकल सवाल, ये मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए तो शायद मुश्किल हो क्योंकि इसमें मैथ्स इन्वॉल्व हो गई। मेरा लास्ट क्या एमसीक्यू नजर आ रहे हैं, काफी लेंदी लेक्चर होगी आपके लिए। एमसीक्यू नंबर 58, 58 में कहा एट विच एंगल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल का मतलब आर विल बी हाफ, हाफ का मतलब वन अपॉइंट टू हो गया, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब आर मैक्स। तो ये कंडीशन आपको बना के दी गई, यानी आर इज हाफ ऑफ आर मैक्स। अब आप दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कीजिए। बेटा रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये रहा हाफ, और आर मैक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। मतलब आपने दोनों की जगह दोनों के फॉर्मूले रख दिए। बेटा वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल,
तो जो बच जाएगा वो भी मुझे बताइए। आप बोलेंगे सर जो बचेगा वो ये है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0.5। अच्छा, इसका साइन इनवर्स आप अगर निकालेंगे तो साइन इनवर्स आएगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5। बेटा साइन इनवर्स निकालने का तरीका होता है, जो भी आपको वैल्यू दे रहा है, मतलब आप पूछे साइन की वैल्यू 0.5 कब होती है, तो साइन की वैल्यू 0.5 होती है जब एंगल 30 होता है। इसका मतलब जो इसका साइन इनवर्स आएगा वो 30 आएगा। तो आपने लिखा 2 थीटा इज इक्वल टू 30। अब मैं इस वक्त साइन आपको निकालना नहीं सिखा रहा, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है। साइन और कॉस आपको ऑलरेडी बहुत दफा सिखाया हुआ है, आप मेरे पुराने लेक्चर पे निकाल के देखिएगा, और ना याद आए तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आपको बता दूंगा। बहरहाल आपने साइन इनवर्स निकाला तो आपने देखा कि भाई साइन की वैल्यू 0.5 कब होती है, तो आप बोलेंगे सर 30 पे होती है। अब ये 2 को लाके आप डिवाइड कर देंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो 15 डिग्री आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और अब लास्ट के दो एमसीक्यू नजर आ रहे हैं। एमसीक्यू नंबर 59। 59 में आपसे कहा व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम्स इक्वल। यानी रेंज और हाइट बराबर है। पता नहीं आपको याद है नहीं, यार चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कंडीशन पढ़ाई थी कि हाइट रेंज के बराबर होता है, तो उस वक्त कंडीशन बनती है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। तो करेक्ट आंसर जो मुझे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, 10 इनवर्स 4। जबकि लास्ट आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, air resistance affects both the horizontal component and vertical component of the velocity, so the range of the projectile dash। तो बेटा अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने बॉल को थ्रो किया, बॉल को इस तरीके से थ्रो किया, लेकिन सामने से अगर एयर ब्लो हो रही है, एयर चल रही है, तो उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों को रोकेगी। यानी बॉल आपकी ज्यादा दूर नहीं जा सकेगी बल्कि जल्दी गिर जाएगी। इसका मतलब जो आपकी बॉल की रेंज है बेटा, वो रेंज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये किप्स वर्कशीट का बेटा सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर था जो मैंने आपसे शेयर किया, जो फोर्स एंड मोशन से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को मेरी बातें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। जब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।